Hello students, I am back with the part 2 of chapter number 6, Effects of British Rule in India. Already we have discussed which were the effects of British rule, how they initially started and everything. Let's move further. Part 2 of this chapter. Destruction of Indian trade and industries. We've already discussed in part 1, but the second paragraph of this topic is remaining. We will discuss now. The whole scenario changed as the British rule was implemented. ये पूरा जो सिनेरियो था, मतलब स्टार्टिंग में इंडिया जो था एशिया में, यूरोप में, वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे और वही सिनेरियो चेंज हो गया जब ब्रिटिश रूल इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ. द फ्लो ऑफ बिलियन गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिवर्स्ड. मतलब पहले जो यहाँ पर आता था इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर का इनफ्लो होता था, अब वो रिवर्स हो गया, मीन्स अब जाने लगा. In the beginning of the Indian Revolution, the British took 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal during their rule. अगर हम बात करें तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तब ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीज़ एज पर टुडे स्टैंडर्ड, ठीक है, आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो 500 करोड़, और वो उन्होंने उस टाइम पे सिर्फ बंगाल के पास से लिया था व्हेन ब्रिटिश रूल वाज देयर. We can imagine what a big amount it was. Just imagine the wealth the British would have accumulated from the whole country, and 500 crore सिर्फ बंगाल से था, मीन्स पूरा इंडिया में से कितना लिया होगा. That means we even can't imagine. Things to know. It is not surprising today to talk about lakhs and crores of rupees. We know that, right? आज के डे में इतना सरप्राइजिंग नहीं है लाख करोड़ हम बात करते तो. Find out from your grandparents about the value of 1,000 rupees 50 years ago. बट आप अगर स्टूडेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स से अगर बात करो, ठीक है, अगर आप पूछो कि 50 पैसे 25 पैसे इन सब का क्या वैल्यू था, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे भी उनके आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मिल जाता था उतने में, इतने अभी जो वो कॉइन यूज़ नहीं करते पहले उसमें ही काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती थी, राइट. तो उस टाइम पे 500 करोड़ जो बंगाल से लेकर गए थे, दैट वाज अ बिग अमाउंट. विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया and the money collected from India, the business and industries in England prospered. हमारे इंडिया में से जो रॉ मटेरियल्स वो लोग लेकर जाते थे उसको प्रोड्यूस करते थे और उसका इंडस्ट्रीज़ मतलब इंडस्ट्रीज़ में से उसका काम करते थे, और इस तरह से हमारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर अपने कंट्री को वो प्रॉस्पर कर रहे थे, बढ़ा रहे थे. देयर मिल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग. धीरे धीरे उनके मिल्स, इंग्लैंड के जो मिल्स थे वो प्रोग्रेस होना शुरू हो गए थे. द क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट लेइंग any duty on it, whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufactured in India. See, what kind of discrimination was there? Means इंग्लैंड में जो क्लोथ मैन्युफैक्चर होता था वो इंडिया में इंपोर्ट करवाया जाता था, मतलब इंडिया में लेके आया जाता था विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेस. नो ड्यूटी वॉज देयर. और वही इंडिया में बनाया हुआ जो क्लोथ होता था उसको उसके ऊपर 80% टैक्स लगाया जाता था. एज ए रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर. इसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे इंडिया में ही इंडिया के बने हुए जो कपड़े थे या टेक्सटाइल मिल्स थे वो और भी ज़्यादा महंगे होते जा रहे थे. The Indian handicraft and cottage industries could not withstand the competition and they could not sustain themselves. तो धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थे, जो स्मॉल स्केल टाइप के इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, हैंडमेड टाइप के हैंडीक्राफ्ट, वो सारे के सारे धीरे धीरे कम होने लगे बिकॉज दे कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट दिस इतने बड़े मिल्स के सामने वो कैसे खड़े रह सकते हैं, राइट. मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री like textile industries, glass, paper, mineral, shipbuilding etc. got ruined due to the policies of the Britishers. तो काफ़ी सारे जो स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थे जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थे, ग्लास इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्री, मिनरल, शिप बिल्डिंग, ये सब कुछ धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ के वजह से रूइन होते जा रहे थे, राइट. लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड. काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, बेरोज़गार, मतलब काम करना ज़रूर चाहते थे पर उनको काम मिलता नहीं था. ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बिकेम पुअरर. तो उसका रीज़न ये हुआ जो पुअर वर्कर्स थे वो और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे. यू कैन सी प्लाइट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया, द पिक्चर ओवर देयर, ठीक है. पहले इस तरह से काम होता था, फिर धीरे धीरे उनका जो था काम बिल्कुल बंद हो जाता है. नाउ
suspicion about the reforms. When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. जब विलियम बेंटिंक एज अ गवर्नर जनरल इंडिया में अपॉइंट हुए थे तब काफ़ी लिबरल थिंकिंग था, ठीक है, और तब उनका थिंकिंग यही था कि किस तरह से इंग्लैंड का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में बनाया जा सके. दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच्ड इंडिया. द ब्रिटिश रूलर्स स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइफ्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. तो धीरे धीरे ब्रिटिश रूलर्स जो थे, गवर्नर जनरल जो थे, वो इंडिया के लोगों के लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगे थे. Lord William Bentinck became quite popular in India by introducing few beneficial reforms. राइट, लॉर्ड विलियम बेंटिक हमने ऑलरेडी आगे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से उनके जितने भी पॉलिसीज़ थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे. राइट, ड्यूरिंग हिज टाइम इंडिया स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. उनके टाइम में काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिलने लगा. इंडियाज वेयर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, इंडियंस को अलाउ था कि वो अपना खुद का मदर टंग बोल सकते हैं. कहाँ पे? कोर्ट में. ठीक है, उस टाइम पे कोर्ट में कौन बैठता था एज अ जज? कौन बैठता था? ब्रिटिश पर्सन बैठता था, ब्रिटिश पर्सन बैठते थे, बट उनके सामने भी ट्रांसलेटर रखा जाता था. सो वी कैन इंडियंस कैन यूज़ देयर मदर टंग. राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वेर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट टू स्टॉप द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती. हम ये भी जानते हैं राजा राम मोहन रॉय द फर्स्ट रिफॉर्मर, राइट, सोशल रिफॉर्मर. तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि जो सती जैसा जो एविल प्रैक्टिस इंडिया में चलता था उस टाइम पे उसको बैन करवा दिया जाए. और विलियम बेंटिक ने उसमें एग्री किया था, उन्होंने बैन करवाया था सती को. बेंटिक एग्रीड टू दीज एफर्ट्स एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती. तो फाइनली 1829 में सती जो चलता था, सती प्रथा जो चलता था इंडिया में, उसको बैन करवा दिया गया था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द इंग्लिश रूलर्स tried to eradicate the social evils as per the will of the social reformers. The orthodox class witnessed these reforms with suspicion. तो उनके टाइम में, विलियम बेंटिक के टाइम में काफ़ी सारे इंग्लिश रूलर्स थे, वो चाहते थे मतलब टू इराडिकेट द सोशल एविल्स एज पर द विल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स. जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे इंक्लूडिंग राजा राम मोहन रॉय एंड मैनी अदर्स, तो उनके वजह से काफ़ी सारे ऐसे इंग्लिश रूलर्स को लगा कि ये सब कुछ इराडिकेट होना चाहिए. मतलब ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज़ थे एक तरह से अच्छे भी थे और कहीं ना कहीं ख़राब भी थे. ठीक है, बट हमारे जो इंडियंस जो थे उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के थे. तो अगर ये सती प्रथा या दूध पीती या ऐसी जो भी प्रथा वो लोग चलाते थे उस टाइम पे इंडिया में, वो इराडिकेट करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स. तो उसको भी, जो कि अच्छी चीज़ है, राइट, सती प्रथा और ये सब सही नहीं था, पर उस टाइम पे हमारे इंडियंस को इतना नॉलेज नहीं था, दे वर ऑर्थोडॉक्स पीपल, तो वो इन चीज़ों को भी सस्पिशियस माइंड में लेते थे. Right? The company had passed a resolution to spend 1 lakh rupees every year on education, but it was not implemented. कंपनी ने एक और रेजोल्यूशन पास किया था एंड दैट वाज टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर फॉर एजुकेशन. एजुकेशन के लिए हर साल 1 लाख पे करने का, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया था, लागू नहीं करवाया गया था. फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक. इन द ईयर 1834 लॉर्ड मैक्यूले thought of introducing English education in India. Finally, in the year 1834, Lord Macaulay जो थे उन्होंने English education इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था. However, the educational method advocated by Macaulay could not benefit the youth. But इनका जो मेथड था, लॉर्ड मैकुले का जो मेथड था, इंग्लिश एजुकेशन का जो मेथड था, वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं किया था इंडियन यूथ को. इंडियंस लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एंशियंट नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप्ड बाय देयर एंसेस्टर्स. तो धीरे धीरे हमको हमारे ही हिस्ट्री, ठीक है, हमारा ही खुद का इंडियन हिस्ट्री या इंडियन जो हमारा नॉलेज था वो धीरे धीरे जाता जा रहा था. हमारे एंसेस्टर्स के बारे में हमको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. The method of British education system was opposed by a number of intellectuals and Mahatma Gandhi called it as to give millions a knowledge of English is to enslave them, that by receiving English education we have enslaved the nation. देखो, इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने इसका अपोज भी किया था, इंटेलेक्चुअल्स ने, एंड इवन महात्मा गांधी वेर इन अपोज विथ इंग्लिश एजुकेशन. मतलब उनके हिसाब से इंग्लिश एजुकेशन मतलब क्या था? टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ टू एंस्लेव देम. मतलब मिलियंस ऑफ नॉलेज अगर तुम इंग्लिश का दे रहे हो दैट मीन्स तुम उनको एंस्लेव कर रहे हो, उनको अपना नौकर बना रहे हो.
ठीक है। दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड द नेशन, मतलब इंग्लिश एजुकेशन रिसीव करके हम हमारे ही नेशन को ब्रिटिशर्स के नीचे दबा रहे हैं, मतलब हम खुद ही उनका नौकर बनने के लिए अपने आप को ही रेडी कर रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन रिसीव करके। लेटर 3 universities were established in 1857. The Britishers could get educated workforce due to the introduction of English education. English education जो उन्होंने शुरू करवाया था उसका भी एक रीज़न था जिसकी वजह से उनके पास जो वर्कफोर्स आएगा, ठीक है, जो बाकी आगे जो जनरेशन आएगा जो काम कर सकता है उनके नीचे, ब्रिटिशर्स के नीचे, वो पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, उनको इंग्लिश बोलना आएगा, ये सोचकर उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन चालू करा था, ना कि इंडियंस को इंग्लिश आना चाहिए ये सोचकर। Alongside it also developed nationalistic thinking among the educated Indians. Moving ahead, many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication. काफ़ी सारे machines भी उन्होंने invent किए थे ताकि हमारे industries में, transportations में, communications में, हमने आगे वैसे भी पढ़ा था रेलवेज और postal service, ये सब कुछ उन्होंने चालू करवाया था और एडवांस भी करवाया था। Considering the convenience in running administration and strategic importance for the military, the Britishers introduced the railways in India. ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए उन्होंने क्या किया था, रेलवेज भी इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में, राइट। थिंग्स टू नो, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन बॉम्बे, वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड स्टडीड इट बिफोर, मुंबई एंड थाने इन द ईयर 1853 century, the first railway line, right. Moving ahead, in order to maintain an effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in the year 1854 century. ठीक है, और भी ज़्यादा इफेक्टिवली वो लोग काम कर सके हमारे कंट्री में रहकर, easily they can exchange the messages with the neighboring territories. For their easiness, they have introduced many reforms and one of them was post and telegraph also. उन्होंने उसको भी मॉडर्न मेथड्स में किया था। इन द ईयर 1854 सेंचुरी, प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ग्रू अलोंगसाइड, उसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस और सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था। दीज रिफॉर्म्स वर एक्चुअली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ nationalism in India. So all these reforms, railway lines and everything, post and telegraph, right, ये सारा जितने भी रिफॉर्म उन्होंने करवाया था, all these were for the convenience of the British rule. उनकी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने शुरू किया था, but it was a blessing for Indians after that. The class that acquired the English education spearheaded the social reforms and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary development in the world around. The post and telegraph brought people closer. जो इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने शुरू किया था वो भी कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए बेनिफिशियल हुआ, कहीं ना कहीं इंडियंस को पता चला, जितने भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, आफ्टर इंग्लिश एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन दे अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म, अपने कंट्री के लिए खड़ा रहना, देशभक्ति क्या होता है, ये सब कुछ उनको पता चला। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट होता है, किस तरह से अपने आप को बढ़ाना चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने सीखा। तो इस तरह से हमारा जो कंट्री था इस तरह से आगे बढ़ने लगा था। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रॉट पीपल क्लोजर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम उन्होंने और भी ज़्यादा ईजी करवा दिया था, जिसके वजह से अब एक पर्सन का अपने रिलेटिव से या अपने क्लोज वन से पहुंचना और भी ज़्यादा ईजी हो चुका था। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर नंबर 6, इफेक्ट्स ऑफ British rule in India. Thank you.